सन 1944 जब दुनिया भर में हर तरफ दूसरे विश्व युद्ध का माहौल बना हुआ था। इसी दौरान साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड पर हैंक नाम के एक अमेरिकन पायलट का प्लेन क्रैश होता है। लेकिन तभी हैंक देखता है वहीं पर एक और प्लेन भी क्रैश हो रहा है जो जापान के एक पायलट का होता है। क्रैश लैंडिंग के बाद दोनों सही सलामत थे। अब क्योंकि यूएस और जापान के बीच युद्ध चल रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखकर खून के प्यासे हो जाते हैं। इसी दौरान दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं और लड़ाई करते करते आखिरकार एक पायलट दूसरे पायलट को मारने वाला ही होता है। तभी हमें एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाया जाता है जो इस आइलैंड का राजा है। दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और यही से कहानी की रुख सीधा सन 1973 में जाता है, जहाँ पर बिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। वो सेनेटर के पास जाता है और उन्हें एक आइलैंड का मैप दिखाता है और कहता है कि इस आइलैंड के बारे में दुनिया के किसी भी देश को नहीं पता, सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही इसका जिक्र है। जिस आइलैंड को स्कल आइलैंड कहा जाता है कि ईश्वर ने इस जगह को अधूरा छोड़ दिया है और यहाँ से जाने वाला कोई भी शिप और प्लेन कभी किसी को दोबारा नहीं दिखा। ये जगह बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है और अगर इस जगह को हम खोज करने के लिए जाए तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है, पर सेनेटर इन्हें इजाजत नहीं देता। पर जब सेनेटर को बताया जाता है कि 3 दिन बाद एक रशियन सैटेलाइट उस आइलैंड के ऊपर से गुजरेगा और इसके बाद जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो रशिया के पास भी होंगे, ये सुनकर सेनेटर इन्हें इजाजत दे देता है और इसके बाद ये पूरी की पूरी टीम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। इनके साथ जेम्स कोर्नार्ड भी होता है जो वियतनाम वॉर लड़ चुका है और इस पूरी यात्रा में वही इन्हें गाइड करेगा। इनके साथ एक जर्नलिस्ट भी होती है जिसका नाम मेसन वीवर है। अब ये सब के सब पानी के एक बहुत बड़े शिप से आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं, जहां से इन्हें हेलीकॉप्टर्स में आगे जाना है। पर आगे एक बहुत बड़ा तूफान होता है, इसीलिए आगे कोई भी नहीं जाना चाहता। बिल कहता है कि हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद आखिरकार बिल की बात सब मान जाते हैं और हेलीकॉप्टर्स तूफान के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पर बहुत तेज बिजली चमक रही होती है। और जब ये उस तूफान को पार करते हैं तो ये स्कल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पहुंचने के बाद ये इस आइलैंड पर सिस्मिक बम गिराते हैं। सिस्मिक बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे धरती में कंपन पैदा होती है, जिससे इन्हें पता चल जाएगा कि धरती के नीचे क्या है। अब ये अपने मॉनिटर में देखते हैं कि धरती नीचे से खोखली है, यानी कि नीचे बहुत सारा खनिज पदार्थ है। ये पूरे आइलैंड पर इसी तरह से बम गिरा रहे होते हैं और तभी एक हेलीकॉप्टर से एक बहुत बड़ा पेड़ आकर टकराता है, जिससे वो क्रैश हो जाता है। और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर खड़ा है जो इतना बड़ा होता है कि इनके हेलीकॉप्टर्स उसके सामने खिलौने जैसे लगते हैं। अब ये सब उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे ये और भी गुस्से से भर जाता है और एक एक करके लगभग इनके सभी हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब इसके बाद क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स में जितने लोग थे वो 2 टीम्स में बट जाते हैं। एक टीम को लीड करता है जेम्स और दूसरे को बिल, जिसने यहाँ आने का प्लान बनाया था। उसके साथ कर्नल भी होता है जो अपने आदमियों को खोने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होता है और गुस्से में आकर बिल को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो कहता है कि मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ सच सच बताओ। बिल बताता है कि आज से 30 साल पहले मैं ल्यूटन नाम के एक शिप पर था जो हमेशा के लिए गायब हो गया। उसमें लगभग 1000 लोग थे, लेकिन उस हादसे के बाद उस पूरे शिप में एक मैं ही बचा था। उसके बाद सबको बताया गया कि वो शिप डूब गया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा शिप डूबा नहीं था, बल्कि उसे एक मॉन्स्टर ने डुबाया था। मैं 30 सालों तक लोगों को ये बताता रहा, लेकिन कभी किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। इस दुनिया में मॉन्स्टर होते हैं, हमसे पहले उन्हीं का इस धरती पर राज था और आज नहीं तो कल वो हम तक पहुंच जाएंगे और हम सबको जमीन के नीचे दफन करके एक बार फिर से इस पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम हमें यहाँ से पूरे सबूत के साथ सुरक्षित वापस ले जाओ, ताकि हम वो सारे सबूत मिलिट्री को दिखा सकें और वापस आकर इन सभी मॉन्स्टर्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और उसके साथियों को दिखाया जाता है। जेम्स सबको कहता है कि हमें नदी के सहारे समंदर तक पहुंचना होगा। वहां पर हमारा शिप 3 दिनों तक रहेगा। हम किसी तरह से सिग्नल भेजेंगे ताकि वो हमें यहाँ से सुरक्षित निकाल ले। अब जब ये एक नदी के पास पहुँचते हैं तो पानी से एक बहुत बड़ा जंगली भैंस बाहर निकलता है, जिसे देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। जेम्स कहता है कोई गोली नहीं चलाएगा और जब ये गोली नहीं चलाते तो ये भैंस इन्हें बिना कुछ किए ही लौट जाता है। इसके बाद अब ये आगे पहुंचते हैं जहां पर कुछ खंडर होते हैं और अगले पल बहुत सारे आदिवासी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये भी उन पर गन तान देते हैं।
पर इससे पहले कि ये समझ पाते कि उन्हें क्या करना है, यहाँ पर हैंक आ जाता है। हैंक वही यूएस सोल्जर है जिसका प्लेन आज से 28 साल 11 महीने पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तभी इस आइलैंड पर क्रैश हुआ था। वो इन्हें समझाता है कि कबीले वाले इन्हें कुछ नहीं करेंगे और इसके बाद हैंक इन्हें कबीले वालों के गांव ले जाता है जहाँ पर एक बहुत पुराना शिप भी होता है। हैंक कहता है कि मेरे आने से 10 साल पहले ये शिप यहाँ पर आया था। इसके बाद जब ये शिप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वही क्रिएचर जिसने इनके ऊपर हमला किया था उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं और यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं। इस आइलैंड पर जितने भी लोग होते हैं वो पूरी तरह से खामोश होते हैं क्योंकि इन सब का हमेशा के लिए मौन व्रत होता है। यहाँ पर हैंक सबको उस क्रिएचर के बारे में बताता है कि जिसने तुम पर हमला किया था उसका नाम कॉन्ग है, जो इस आइलैंड का राजा है। वो यहाँ पर सबकी सुरक्षा करता है। जब मेरा प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ था तो एक जापानीज प्लेन भी क्रैश हुआ था और आखिरकार वो पायलट मेरा दोस्त बन गया था। लेकिन धरती के नीचे कुछ ऐसे जीव हैं जो छिपकलियों की तरह दिखते हैं। उन्हें मैं स्कल क्रॉलर कहता हूँ। वो मेरी उस जापानीज दोस्त को खा गए। उन सभी छिपकलियों में एक छिपकली इतनी बड़ी है जो कॉन्ग के पूरे परिवार को खा गई और अब कॉन्ग अपनी जाति का आखिरी क्रिएचर बचा हुआ है। कहा जाता है कि अगर कॉन्ग खत्म हो गया तो वो विशाल स्कल क्रॉलर्स बाहर आ जाएंगे और यहाँ इस आइलैंड पर हर एक चीज को खत्म कर देंगे। अब ये हैंक से पूछते हैं कि कॉन्ग ने हम पर हमला क्यों किया। हैंक इन्हें बताता है कि ये पूरा आइलैंड कॉन्ग का घर है। अगर तुम किसी के घर पर बम ब्लास्ट करोगे तो वो तुमसे इसी तरह से पेश आएगा। साथ ही जब तुमने बम गिराए थे तो नीचे से स्कल क्रॉलर ऊपर आ गए थे जिन सबको कॉन्ग ने खत्म कर दिया, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाता। ये हैंक को बताते हैं कि 3 दिनों में हमें आइलैंड के दूसरे छोर तक पहुँचना है जहाँ पर समंदर में हमारा शिप हमारा इंतजार कर रहा है। हैंक इन्हें कहता है कि तुम वहाँ 30 दिनों में भी नहीं पहुँच सकते, लेकिन मेरे पास एक बोट है जिससे हम 3 दिनों में उस जगह पहुँच सकते हैं, पर पहले हमें उसे रिपेयर करना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर पैकर्ड बिल और उसके लोग जंगल से आगे बढ़ रहे हैं। तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है और काफी लोगों को मार देती है, लेकिन ये उस मकड़ी को आखिरकार खत्म कर देते हैं। इन्हीं का एक और साथी होता है जो दोनों टीमों से अलग हो चुका था, जिसका नाम चैपमैन है। और जब वो नदी में पानी पीने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सामने से कॉन्ग आ रहा है, लेकिन कॉन्ग उसे नहीं देखता। लेकिन जब कॉन्ग पानी पीने लगता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस हमला कर देता है और यहाँ पर इन दोनों की बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन आखिरकार कॉन्ग उस ऑक्टोपस को मारकर खा जाता है और इस जगह से निकल जाता है। चैपमैन इसके बाद एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, पर ये पेड़ नहीं होता बल्कि ये एक अजीब सा क्रिएचर है जो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी एक स्कल क्रॉलर आता है और चैपमैन को खत्म कर देता है। वहीं कबीले में दिखाया जाता है जहाँ पर सब बोट को रिपेयर कर रहे हैं। तभी मेसन को दिखाया जाता है जो फोटो खींचने के लिए जब वो कबीले की बॉर्डर पर लकड़ी की बनाई हुई एक खतरनाक दीवार के दूसरी तरफ जाती है तो वो देखती हैं कि उनका हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े जंगली भैंसे के ऊपर पड़ा है जो अभी भी जिंदा होता है। मेसन हेलीकॉप्टर को उठाकर उस भैंसे की मदद करना चाहती थी, पर हेलीकॉप्टर बहुत भारी होता है। तभी यहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर को अपनी 2 उंगलियों से उठा लेता है। मेसन कॉन्ग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर कॉन्ग उस पर हमला नहीं करता, बस उसे नफरत भरी नजरों से देखते हुए इस जगह से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन ये सब के सब बोट से आइलैंड के दूसरी छोर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है। अब दूसरी टीम जिसका लीडर अब कर्नल है वो उन्हें बताता है कि बहुत जल्दी हम तुम तक पहुंचने वाले हैं। पर तभी इनके ऊपर उड़ने वाले बहुत खतरनाक पक्षी हमला कर देते हैं जो इनके एक साथी को उठाकर ले जाते हैं और मार देते हैं। कुछ देर बाद ये दूसरी टीम से मिल जाते हैं जहां से इन्हें अब उस तरफ जाना है जहां पर इनका शिप है। पर कर्नल कहता है कि मुझे वेस्ट की तरफ जाना है क्योंकि वहां पर मेरे एक सिपाही जिसका नाम चैपमैन है उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। दरअसल कर्नल पैकर्ड को नहीं पता कि चैपमैन अब मारा जा चुका है। हैंक यहाँ पर सबको चेतावनी देता है कि हमें वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर स्कल क्रॉलर है। लेकिन कर्नल पैकर्ड जेम्स को कहता है कि तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखाना है, साथ ही उन लोगों को ढूंढना जो खो चुके हैं। इसीलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है और अब सब के सब वेस्ट की तरफ जाते हैं जहाँ पर ये सभी कंकालों की एक घाटी तक पहुँचते हैं। हैंक इन सबको बताता है कि ये जो कंकाल है ये डायनासोर्स और कॉर्न की फैमिली के हैं और जब ये इस घाटी से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन पर वो स्कल क्रॉलर जिसने चैपमैन को मारा था वो इन पर भी हमला कर देता है। साथ ही यहाँ पर उड़ने वाले पक्षी जो इनके एक साथी को नाव से उठाकर ले गए थे वो भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये सारे पक्षियों को मार देते हैं और साथ ही स्कल क्रॉलर को भी।
अब हैंक कर्नल पैकर्ड को कहता है कि जल्द से जल्द हमें इस इलाके से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये स्कल क्रॉलर का इलाका है। लेकिन कर्नल पैकर्ड यहाँ पर अपने साथी चैपमैन के बिना नहीं जाना चाहता। तभी जेम्स उसे चैपमैन का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये स्कल क्रॉलर के अंदर से निकला था, यानी कि वो मारा जा चुका है। अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन कर्नल पैकर्ड कहता है कि मैं उसके हेलीकॉप्टर तक जाना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हथियार है जिससे हम कॉन को मार सकते हैं। ये सुनकर हैंक हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम कॉन को नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं और वो इस आइलैंड की रक्षा करता है। और वैसे भी चैपमैन को कॉन्ग ने नहीं मारा, उसे इसी स्कल क्रॉलर ने मारा था और हमें खतरा स्कल क्रॉलर से है। पर कर्नल पैकर्ड कहता है कि मैं स्कल क्रॉलर्स को तो मारूंगा ही, साथ ही कॉन को भी, क्योंकि उसने मेरे बहुत सारे सिपाहियों को मारा है। जेम्स कहता है कि अगर तुम हेलीकॉप्टर तक जाना चाहते हो तो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ बोट से शिप तक जाता हूँ ताकि हम उसे वहाँ पर रोक सके। अब इसके बाद कर्नल पैकर्ड अपनी सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ निकल पड़ता है। अब कुछ दूर जाने के बाद इन्हें वो सारा का सारा बारूद हेलीकॉप्टर में मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स, मेसन और बाकी के जितने भी सिविलियंस हैं, वो सब के सब बोट की तरफ जा रहे होते हैं। जेम्स और मेसन सबको रास्ते में छोड़कर एक पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि ये देख सके कि इनका शिप कहाँ पर है। लेकिन जब ये पहाड़ी की चोटी पर पहुँचते हैं तब तक रात हो जाती है और अगले पल इनके सामने कॉन्ग आ जाता है। ये उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन जल्द ही ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेसन जो पहले भी कॉन्ग से मिल चुकी है, वो उसे हाथ लगाती है जिससे इन दोनों को एहसास होता है कि कॉन्ग एक शांतिप्रिय क्रिएचर है। तभी जंगल में एक ब्लास्ट होता है जो कर्नल पैकर्ड और उसके साथियों ने किया होता है। दरअसल उन्होंने कॉन्ग के लिए एक ट्रैप बिछाया है। कॉन्ग जब उस जगह पहुंचता है तो वो इनके ट्रैप में फंस जाता है और वो बुरी तरह से जल जाता है, जिस वजह से कॉन्ग बेहोश हो जाता है और अब ये कॉन्ग को बम से उड़ाना चाहते हैं। पर इससे पहले कि ये ऐसा करते, यहाँ पर जेम्स, मेसन और हैंक आ जाते हैं जो कर्नल पैकर्ड को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उसे बॉम्ब ब्लास्ट करने से मना करते हैं। लेकिन कर्नल पैकर्ड अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें खत्म कर दो। लेकिन अब उसके जो सोल्जर्स हैं वो भी उसके खिलाफ हो चुके हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कॉन्ग इनका दुश्मन नहीं है बल्कि इनका दुश्मन स्कल क्रॉलर है। और तभी पानी के अंदर से एक स्कल क्रॉलर बाहर निकलता है और इससे पहले कि वो इन सब को खत्म करता, कॉन्ग होश में आ जाता है और इससे पहले कि कर्नल पैकर्ड बॉम्ब ब्लास्ट करता, कॉन्ग उसे अपने हाथ के नीचे दबा देता है। अब यहाँ पर कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इसी बीच बाकी के सभी लोग अपनी बोट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और जब ये सब के सब बोट की तरफ जा रहे होते हैं तो स्कल क्रॉलर इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें मारता, कॉन्ग स्कल क्रॉलर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और एक बार फिर से स्कल क्रॉलर और कॉन्ग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं मेसन पहाड़ी के एक चोटी पर जाती है जहां से वो फायर गन चला देती है ताकि शिप में जो भी लोग हैं उन्हें सिग्नल मिल जाए। वहीं कॉन्ग और स्कल क्रॉलर की लड़ाई में कॉन्ग जंजीरों में फंस जाता है, लेकिन इससे पहले कि स्कल क्रॉलर उसे मारता, सिपाही उसके ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं जिससे स्कल क्रॉलर का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो उनकी बोट को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर तभी कॉन्ग भी अपने आप को जंजीरों से छुड़ा लेता है और उस जंजीरों में लगे ब्लेड से कॉन्ग उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब यहाँ पर मेसन जो पहाड़ी के ऊपर होती है वो भी पानी में गिर जाती है, पर इससे पहले कि उसकी जान जाती, कॉन्ग उसे पानी से निकाल लेता है। लेकिन स्कल क्रॉलर अभी भी जिंदा होता है। वो उसी हाथ को अपने मुंह के अंदर डाल देता है जिसके अंदर मेसन है और उसी समय कॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्कल क्रॉलर की जबान बाहर निकाल लेता है जिससे स्कल क्रॉलर मारा जाता है। इसके बाद कॉन्ग मेसन को नदी के किनारे रखता है जहाँ पर जेम्स उसके पास आता है। मेसन अभी भी जिंदा होती है और ये दोनों कॉन्ग को शांति से जाते हुए देखते हैं और इसके बाद ये सभी अपने घर यूएस वापस लौट आते हैं जहाँ पर हैंक को दिखाया जाता है जो साल 1944 में युद्ध के लिए गया था और आज 30 सालों बाद वो अपने घर आया है जहाँ पर वो अपने बेटे जो अब 30 साल का हो चुका है उससे और अपनी पत्नी से मिलकर बहुत खुश होता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी का एक दूसरा पार्ट भी है। अगर वो कहानी भी आपको हिंदी में देखना है तो हमें कमेंट जरूर करें।